रिश्ता करने के टाइम पे नहीं बताई गई थी। और जब मैरिज करके मैं घर पे आई तो मुझे पता चला कि वो तो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड है। बेटी होने के बाद भी उनके फादर बोलते थे कि तेरे को लोड नहीं है कमाने की, हम बैठे हैं करने के लिए, तू खा और सो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 13 ईयर्स हो गए। 13 साल? हाँ जी। 13 साल तक वो आदमी कुछ नहीं कमाया? लेकिन आज अपने पति को छोड़ने की वजह उसका भाई और उसकी वाइफ है और उसकी माँ भी है। तो उनके भाई और उनकी वाइफ ने क्या किया आपके साथ? उनको ये है ना कि मेरी कदर नहीं करी, मेरा पति कमाता नहीं है, मेरी साइड नहीं लेता, कुछ बोलता नहीं है, घर के लिए भी कुछ नहीं करता, तो वो मुझे दबा कर रखना चाहते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है, शादी और बच्चा गोद के लिए ये नंबर्स नहीं है। ये फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं दी जाती है। यहाँ सिर्फ वो महिलाएं आके रहती है जो घर से परेशान है। बहुत सारी महिलाओं के ये सवाल होते हैं कि हम ऑलरेडी वर्किंग है और घर पे मन नहीं लग रहा है। तो देखिए, जब आप ऑलरेडी वर्किंग है तो फिर आप आश्रम में आके क्यों रहेंगे? ये आश्रम वाकई में बेसहारा महिलाओं के लिए, आप जो जिनकी कहानी आप सुनते हो ना, वो बेसहारा हैं, वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती बच्चों को छोड़ के, मगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, घर में मन नहीं लग रहा, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ ना आश्रम में आके रहने का। ये रैन बसेरा तो नहीं है, ये ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए आश्रम है। तो प्लीज़ आप लोग ना एक आश्रम की जो कैटेगरी हमने बना रखी है, उसी कैटेगरी के लिए अगर आप कॉल या संपर्क करेंगे ना तो हमें भी आसानी होगी चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तो आज एक महिला है हमारे साथ जो शायद चंडीगढ़ से आ रखी हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना ससुराल और मायका दोनों छोड़कर मायका महिला आश्रम की पनाह लेनी पड़ी। तो नमस्ते मैम। तो मैम, आपने अपना नाम और चेहरा गुप्त रखने को कहा है, तो आपसे नाम तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे लोग कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना घर परिवार छोड़ के आश्रम में रहना पड़ा? जी, शादी को काफ़ी टाइम हो गया और जब से ही शादी हुई थी तब से ही फैमिली में मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। और धीरे धीरे मैंने किसी तरह काफ़ी टाइम वहाँ पे चुप रह के सब कुछ बर्दाश्त करते हुए निकाल दिया। लेकिन अब ज़्यादा हो गया, सभी ने, परिवार वालों ने बोला कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, पर नहीं, कभी भी वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, ना फाइनेंशियली और ना पर्सनली, कभी भी मुझे सहारा नहीं दिया उन्होंने। और बाद में अब इतने सालों के बाद आके पता चला, क्योंकि जो भी था, मेरे हस्बैंड काम भी नहीं अच्छे से करते थे और मतलब कि पूरी तरह से अपनी फैमिली पे डिपेंड थे। और ये बात हमें मैरिज रिश्ता करने के टाइम पे नहीं बताई गई थी। और जब मैरिज करके मैं घर पे आई तो मुझे पता चला कि वो तो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड है। और मैं उनको बोलती भी थी अपना स्टैंड लेने के लिए, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। और उनके पेरेंट्स ने उनको ही मतलब सर पे बिठा के रखा, आपने हमेशा उनका साथ दिया और मेरी बेकदरी करते रहे हमेशा। तो ठीक है, सब कुछ मैंने झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया। एक टाइम के बाद बेटी भी हो गई, तब भी बेटी होने के बाद भी उनके फादर बोलते थे कि तेरे को लोड नहीं है कमाने की, हम बैठे हैं करने के लिए, तू खा और सो। कभी भी उन्होंने उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझने नहीं दी, ठीक है। और फिर उसके बाद वो भी टाइम निकल गया, जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई उसके बाद जाने लगी स्कूल, तो सिर्फ उसकी पढ़ाई का ही एक खर्चा मेरे हस्बैंड उठा रहे थे और पूरी तरह अपनी फैमिली पे डिपेंड थे, सब कुछ वही कर रहे थे उनके पेरेंट्स। तो कई बार उनके मतलब जो मेरे हस्बैंड की जो आदतें हैं, एक तरह से कायरपना है उनके अंदर और जो डिपेंडेंस है उनके अंदर, वो सब उनके पेरेंट्स ने छुपाई। और कई बार मतलब वो ना सिर्फ अपनी ही ज़िद पूरी करते हैं, हमेशा किसी की बात नहीं सुनते। और ये सारी आदतें उनको पहले से ही थी और ये सब पहले नहीं बताया गया था। कई बार उनके फादर ने मेरे सामने ये बात बोली है
कि हमें पता तो था कि तुझे कभी अकल नहीं आएगी, तू कभी सही नहीं हो सकता, लेकिन हमने सोचा कि शादी करवा के सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मुझे इस बात का गुस्सा है कि जब उन्होंने ये बात पहले बोली थी तो मैं इतना बोलती नहीं थी, लेकिन आज मुझे गुस्सा चढ़ता है। इतने साल हो गए हैं और वही सब चल रहा है अभी भी, कि चलो ठीक है 2 बच्चे हो गए हैं, जो भी था नहीं भी करते थे, जैसे भी था ठीक है, नहीं हुआ तो कम से कम अब तो सही हो जाए, पर वो नहीं होना चाहते। फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनके पास है। अब आज वो इतनी दिक्कत में है, कभी उनकी कमाई का तो मुझे कभी कुछ पता ही नहीं लगा। और मैंने उनको बोला अब इतनी दिक्कत थी कि मेरे को स्टैंड होने दो, स्टैंड भी नहीं होने देते, खुद से पूरा भी नहीं होता। ठीक है, अपना स्टैंड उनका साथ ही दे रही हूँ कि चलो ठीक है मैं भी करूँगी तो हमारे बच्चे आराम से पल जाएंगे, रोटी आराम से खा लेंगे। पर नहीं, वो मुझे बाहर नहीं भेजना चाहते, वो उनकी अपनी मेंटालिटी है। ठीक है, और इतना सब कुछ सहा, सब कुछ करते हुए भी अंदर ही अंदर गलत बोलते हैं। और अभी जब मैं पीछे गई थी आपकी जीरकपुर वाली ब्रांच में, तो वहाँ से भी मुझे वापस ले आए थे ये कह के कि ठीक है फैमिली में नहीं रहेंगे, अलग अपना करेंगे, और अगर मुझसे नहीं होगा तो तुम कर लेना। ठीक है, तो मुझे तो पता ही था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, होगा नहीं। तो मैंने फिर से स्टैंड लेने की कोशिश की, तो वो मुझे किराए के कमरे में अकेले छोड़कर चले गए। और फिर एक रात अपनी मम्मी के पास रह के अगले दिन आकर हाथ उठाने लगे। तो बस उसी टाइम मैंने फिर वहाँ से निकलने का डिसीज़न ले लिया, और अब मैं जाना नहीं चाहती उनके पास। तो आपकी जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी? हाँ जी। तो माँ बाप ने देख के शादी करवाई थी? एक्चुअली नहीं, छानबीन नहीं की गई। मेरे पापा मम्मी एक्चुअली इतना थे नहीं तेज़ चालाक, इतने समझदार नहीं थे इस मामलों में। उनको ये था कि बस लड़का मिलना चाहिए और शादी करनी जरूरी है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 13 ईयर्स हो गए। 13 साल? हाँ जी। 13 साल तक वो आदमी कुछ नहीं कमाया? कितने बच्चे हैं आपके? 2 है ना बच्चे? दोनों बच्चों की उम्र क्या है? एक बेटी 10 साल की है और बेटा 5 साल का है। मतलब आप कह रहे हो कि शादी को 13 साल हो गए और 13 साल तक आपके पति ने कुछ नहीं कमाया? करते थे वो, मतलब कि शॉप है उनकी, तो करते थे, लेकिन वो किस हिसाब से करते हैं उनको खुद को नहीं पता। वो क्या करते हैं किसी को कुछ नहीं पता। किस चीज़ की शॉप है? एज अ साइबर कैफ़े है। साइबर कैफ़े का उनका वो है? हाँ जी, लेकिन उन्होंने एक्चुअली उनकी ना शादी से पहले ही कर्जा लेने की आदत थी, तो ये सब पहले करते थे। अब क्यों करते थे मुझे तो नहीं पता ना। उनके पापा पहले बोलते थे कि ये कर लेता रहता है पैसे, और हमें खड़े पैर लोगों को देना पड़ता है। तो उन्होंने नहीं किया, और इस बात के लिए वो मेरे को ब्लेम करते थे कि भी लेता था, जब उनको पता ही था कि उनका बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है, जब वो अपने माँ पर डिपेंड है फिर भी लोगों से पैसे मांग रहा है। तो तुमने शादी क्यों करवाई? जब तुम्हें पता ही था कि तुम्हारे बेटा नहीं सुधर सकता, ऐसी हरकतें कर रहा है, तो तुमने हमारी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? आज मैं ये बात बोलती हूँ तो सारा परिवार मुझसे नफ़रत करता है कि मैं बोलती क्यों हूँ। मैं बोलूँगी नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। और ठीक है, मैं ये भी नहीं कहती कि वो ना करे अपनी लाइफ में जैसे मर्जी रहे, तो मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? मुझे भी मेरी लाइफ जीने दे ना। ठीक है, उसको नहीं अच्छा लगता तो अपनी लाइफ जी, मैं अपनी जी लूँगी। मैं भी अपने बच्चे पालूँगी, बच्चे मेरे भी तो है ना। मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसे करूँगी वैसे करूँ, मेरे भी तो शौक़ है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं करने देते हैं। तो कभी मतलब जैसे आपने बोला कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं और उनके मम्मी पापा भी उनको मतलब शय दे के रखते हैं। अभी भी मेरे यहाँ आने के बाद भी उनकी मम्मी को सारे कलेश की जड़ उनकी मम्मी है। आज भी वो अपने बेटे को बिठाकर रोटी खिला रही है बिना इस परवाह किए कि उसके बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं। एक लौता है वो? नहीं, 2 है। 2 लड़के हैं? 2 है। तो वो आपका जो पति है वो बड़ा है या छोटा? बड़ा है, वो परिवार में बड़े हैं, लेकिन है नहीं, बड़े वाली हरकतें उनकी है नहीं। और जो आपका देवर है वो शादीशुदा है? वो शादीशुदा है। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, उनकी वजह से मतलब मैं झेल रही थी सब कुछ, और मैंने ये भी उम्मीद थी कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन आज अपने पति को छोड़ने की वजह उसका भाई और उसकी वाइफ है, और उसकी माँ भी है। तो उनके भाई और उनकी वाइफ ने क्या किया आपके साथ?
उनको ये है ना कि मेरी कदर नहीं करी, मेरा पति कमाता नहीं है, मेरी साइड नहीं लेता, कुछ बोलता नहीं है, घर के लिए भी कुछ नहीं करता, तो वो मुझे दबा कर रखना चाहते हैं। आपके देवर और देवरानी? हाँ जी। क्योंकि वो घर खर्चा चलाते होंगे इसलिए? नहीं चलाते, वो भी नहीं अपना चलाते? कमाते खाते हैं। अच्छा, वो अपना तो फिर घर कमाते- का कैसे खर्चा चलता है? उनकी मम्मी भी अपना अलग से बनाती खाती है, तो फिर सब भी। और उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, मम्मी के पास? उनकी भी दुकान थी पहले, जब उनके हस्बैंड थे, मतलब कि ससुर थे मेरे, तो उसका भी है पैसा, वो अभी भी शॉप पे बैठती है। और ससुर की गवर्नमेंट जॉब थी, उनको पेंशन भी पेंशन मिलती आती है। है। हाँ जी, तो इसलिए किसी को कोई टेंशन है ही नहीं है। ओके। पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ दिमाग में कमी है। भाई जब तुम्हें पता तो तुम्हारा लड़का इतना निकम्मा है, कमाने का मन नहीं करता उसका, और जब वो आपकी बहू खुद कह रही है कि चलो ठीक है आप मत कमाओ, मुझे तो कमाने दो, क्योंकि देखो बच्चे करना बहुत आसान है, उनको पालना पोसना, उनकी पढ़ाई उनकी लिखाई, देखो जिस स्टैंडर्ड में आप रह रहे हो उस टाइम वो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, अब फ्री में तो कोई चीज़ें आएंगी नहीं। तो आप लोग ना, मुझे नहीं लगता था कि चंडीगढ़ साइड भी या फिर जो पंजाब की जो बेल्ट है वहाँ पे भी इतना सब कुछ होता है, क्योंकि कभी पंजाब साइड जाना हुआ नहीं है। तो जब पंजाब में हमने ब्रांच खोली है तब हमें पता चला है कि हाँ कि चंडीगढ़ बेल्ट या पंजाब बेल्ट में भी मतलब बहू की इतनी बेकदरी होती है। क्योंकि हमने तो यही सुना है कि सरदार तो बहुत खुले दिल के होते हैं, पंजाबी बहुत खुले दिल के होते हैं, बहू बेटियाँ उनकी बहुत अच्छे से रहती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सरदारों के स्कूल में पढ़ी हूँ। मगर जब अब यहाँ पे चंडीगढ़ के केस, पंजाब के केस, लुधियाना अमृतसर के केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक रिस्पेक्ट है सिख कम्युनिटी के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी मेरे हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी लो हो रही है। क्योंकि मैंने कभी सिखों को ऐसे नहीं देखा, मैंने हमेशा खुला पैसा उड़ाते हुए देखा है सिखों को, पंजाबियों को। तो अगर आप अपनी बहुओं की आप कदर नहीं कर रहे तो फिर आप ये भी मत सोचो कि आपकी भी कदर होगी। आज आपके जो इनके देवर देवरानी है वो आज अपना कमा खा रहे हैं, आपकी माँ मतलब जो इनका पति है, तुम्हारी माँ अभी तक जब तक खिला रही है जब तक तुम्हारी माँ जिंदा, उसके बाद क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो आना चाहती नहीं है, फिर क्या करोगे? बच्चे तुम्हारे पास है नहीं, बच्चे इधर हैं। मतलब माओं को भी ये सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारा लड़के की शादी होगी, उसकी बीवी है, उसके 2 बच्चे, तुम मम्मा बॉय की बना के रखे हुए हो, या तो शादी मत करते अपने पल्लू में बांध के रखते हो उसको। शादी करिए तो कम से कम उसको जिम्मेदारियों का एहसास तो दिलाओ कि भाई तेरी बीवी है, वो तेरे बच्चे हैं, वो तूने पैदा करा है उन्हें, अकेले दहेज में तो लाई नहीं थी वो। मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल के लोगों को हो क्या गया है, खासकर ये माओं को, जो ये लड़कों की माँ है उनके अंदर ज़्यादा ही तेवर आ जाता है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। क्या कर लेगा बेटा? तुम्हारे को बिठा के खिलाना चाहिए तो तुम उसको बिठा के खिला रही हो। तुम्हारी परवरिश पे लानत है इस पे। तुम्हारी परवरिश देखो, तुम्हारी परवरिश कैसी है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हें बिठा के खिलाना चाहिए था, 1 शॉप से 2 शॉप 3 शॉप करनी चाहिए थी, बट नहीं, तुम इस उम्र में अपने बेटे को बिठा के खिला रही हो। खैर, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं और आगे बढ़ते हैं। आप जब इधर आए महिला आश्रम में बच्चों के साथ, तो आपसे किसी भी प्रकार के पैसे लिए गए? नहीं। बच्चों के लिए? नहीं। अब जैसे बहुत सी महिलाएं हैं या कुछ, जैसे हम देखो एनजीओ है, काम कर रहा है, कोई अच्छा काम करते तो लोग बुराइयां तो करते हैं 10। हाँ जी। तो जैसे यहाँ की अब बुराइयां ये हो रही है कि हमारा जो स्टाफ है वो बहुत बदतमीजी से पेश आता है लोगों से, तो आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कई बार हो जाता है, हम रूडली हो जाते हैं, तो गलती होती है सामने वाले की, तब ऐसा होता है, कोई जानबूझ के तो किसी को नहीं बोलता। तो जैसे बहुत सी महिलाओं को गलतफहमी है कि हम बच्चों को दूध खाने के लिए चीज़ें नहीं देते, तो आपके बच्चों को साथ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, खाने की तो कोई कमी नहीं है। दूध की तो जो आपका रूल है उस हिसाब से तो मेरे बच्चे बड़े हैं तो नहीं है, वैसे जो बच्चे हैं जिनके लिए उनको तो मिलता ही है। छोटे बच्चों को दूध मिलता है? मिलता है प्रॉपर्ली, सुबह और शाम दोनों मिलता है। हाँ जी। इनके बच्चे बड़े हैं, एक बेटी 10 साल की है और एक लड़का 5 साल का है। आप लोग बोलोगे कि रूल क्या है दूध के लिए? देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो 2-3 साल, जो 2 साल तक का बच्चा है उसको ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो 2 साल तक के बच्चे के लिए हमने दूध कंपलसरी कर रखा है सुबह और शाम। 2 साल के ऊपर के बच्चे के लिए हम बोलते हैं माओं को कि आप हरी सब्जियां खिलाओ, डॉक्टर भी यही रिकमेंड करता है।
और फिर देखिए ये आश्रम है, ये एनजीओ है, हमें भी चीज़ें देख के चल रही है, हमें कोई टाटा अंबानी ने पैसा ला के तो दे नहीं रखा है। तो जिस हिसाब से एक एनजीओ चलता है उससे बहुत अच्छा चला रहे हैं। आप चाहे इधर आके विज़िट कर सकते हो, 24/7 ये महिलाओं के लिए खुला है, जो पीड़ित महिलाएं और आके रहना चाहती हैं। और अगर कोई आके विज़िट करना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि हम कैसे चला रहे हैं आश्रम, तो आप आके देख सकते हो। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक के बीच में आप किसी भी दिन आइए और विज़िट करिए। जो आपके सवाल हैं, जो भी आपके मन में कश्मकश है हमारे एनजीओ को लेके, हमारे काम को लेके, वो शायद कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ख़ासकर चंडीगढ़ वाली ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि इनके परिवार वालों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे कि उनको एक बार तो गिल्ट हो, एक बार तो आँखों में शर्म आए कि उनकी बहू कहाँ आके बैठी है, आज किन हालातों में उसको तुमने ले आए हो कि आज उसकी बहू महिला आश्रम में आके रह रही है। उनको नहीं कभी भी गिल्ट फील होगा, चाहे मर भी जाऊंगी ना मैं, तब भी उनको कोई गिल्ट नहीं फील होगा। उनको नहीं एहसास हो रहा है कि वो उनके अपने ही बेटे का घर खराब कर रही है। आज तक नहीं हुआ इतने सालों में। वो शुरू से ही चाहती थी कि वो मुझ पर हाथ उठाए, लेकिन ये चीज़ उसने की नहीं थी। लेकिन वैसे ही मेंटली परेशान किया जा रहा था। चलो कुछ बोलता भी था तो कमरे में, लेकिन हाथ नहीं उठाया था। लेकिन अब उसके कहने से उसने एक हाथ उठाने की कमी रह गई थी, वो भी पूरी कर दी। कोई नहीं मैडम, वक्त कहते हैं नहीं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। आज वो अपने बेटे को सिखा रही है ना, कल को देवर देवरानी के भी बच्चे होंगे और बड़े होंगे तो वो देखो सबको यही भुगतना है। मैंने कितने लोगों को देखा अपने सामने भुगतते हुए। तो वाणी अपने मुंह से वही निकालो जिसका बुरा प्रभाव आके जाके आपके ऊपर ना आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।